हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारी थर्ड वीडियो ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। आगे बढ़ने से पहले हम पहले जो भी हमने 2 वीडियोज़ में पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में हमने नीड पढ़ी थी, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से हम उसको देख चुके हैं। पार्टनरशिप फॉर्म की हमारी क्या नीड्स रही थी। नेचर पढ़ा था हमने पार्टनरशिप फॉर्म का, जिसमें हमने 2 नेचर पढ़े थे, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और लीगल व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग में हमने कहा था कि फर्म जो है वो पार्टनर से सेपरेट है, और लीगल में बोला था हमने कि पार्टनर्स जो हैं वो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से कोई सेपरेट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट IPA 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसके बाद फीचर्स देखे थे हमने। फर्स्ट था 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। सेकेंड फीचर जो था हमारा वो था कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ओरल और रिटन कैसे भी हो सकता है। आगे हमने देखा था कि उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए प्रिंसिपल एजेंट का, प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हो उस बिज़नेस के, बिज़नेस जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो और उस बिज़नेस का जो मोटिव हो वो प्रॉफिट मोटिव हो। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि जो बिज़नेस है वो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी भी एक के द्वारा कैरी ऑन किया जा सकता है, और पार्टनरशिप फर्म का जो है कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने बोला था कि जो भी पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे, जितने भी पर्सन्स उस फर्म में हैं, और कलेक्टिवली जो है उसको फर्म बोला जाएगा। उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो हमने कहा था कि जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, और इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको उसमें कंटेंट में रहेगी। उसके बाद हमने कहा था कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसके एब्सेंस में क्या रूल्स लगेंगे। तो हमने कहा था कि PSR इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फिक्स 6% पर एनम से देना होगा। कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं उनके 2 तरीके हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में ओनली एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। और इनके फॉर्मेट्स देखे थे हम लोगों ने, और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, कि किस तरह से हम हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के उनको रिकॉर्ड करेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बैलेंस शीट, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इट इज़ टू बी डिवाइडेड it was to be divided among partners in another account calling P&L appropriation account। क्या बोला है कि जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ये सब तैयार किए जाते हैं, उसी तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट में जो भी पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करके ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। लेकिन एक अकाउंट एक्स्ट्रा होता है जो हमको पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रिपेयर करना होगा, क्या बोलते हैं हम उसको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक अलग अकाउंट होगा जिसमें हमको प्रॉफिट्स जो भी होते हैं P&L अकाउंट से जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके लेके आएंगे वो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में हमको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स के अंदर हमने अभी ऊपर देखा था पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से देते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो भी होंगे ना जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स हमको कहाँ करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट देखने से पहले हम एक बार P&L का फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, हमने जो P&L अकाउंट सीखा था, P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं, P&L में जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे शामिल हो जाता है। उसके बाद में डेबिट साइड में सारे लॉसेस और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, डेबिट में लॉसेस, क्रेडिट में प्रॉफिट्स, यही करते हैं हम लोग। ये हमारा P&L अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में लॉसेस
और क्रेडिट में प्रॉफिट्स आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, कौन से प्रॉफिट्स? जो भी फॉर्म में आपको हुए होंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है कोई भी ब्रोकरेज हो गया, या फिर किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी वो सारी की सारी आपके P&L के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, और जो लॉसेस होंगे वो आपका P&L के डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे या इनकम होंगी वो सब किस में आ जाएंगे? P&L अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आने वाला है? P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसके अंदर पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग शामिल करते हैं। जैसे कि P&L अकाउंट जो है हमारा, हमने P&L अकाउंट तैयार किया होगा तो उसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा हमारे P&L अकाउंट से, जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके आए हैं वो प्रॉफिट यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया उसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिसकी सारी कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में आपके आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग किया होगा, पार्टनर्स ने जो भी पैसा बिजनेस या फर्म से निकाला होगा, जो पार्टनर्स लेके गए होंगे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे हमको। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम, और इसीलिए ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ऐसे ही अगर पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाता है तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये सारी चीज़ें क्या है? लॉस है, खर्चा है, तो इसीलिए क्या कहाँ जाएंगे? ये डेबिट अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स को दिया जाने वाला सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, या पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म उनको पेमेंट करने वाली है, जिस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाने वाला है वो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो भी क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ तक समझ आता है? ठीक है साहब, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया हमने P&L अकाउंट का। ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो वो हमने ले लिया क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन का अगर पेमेंट किया गया है तो वो डेबिट साइड में चल जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा, इन सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद में जो प्रॉफिट आपका रिमेनिंग होगा उसमें से अगर फर्म चाहे तो कुछ अमाउंट रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर फर्म ने ऐसा कुछ डिसाइड किया हुआ है कि वो कुछ अमाउंट रिजर्व्स के लिए रखना चाहती है तो वो रिमेनिंग अमाउंट में से, रिमेनिंग यानी कि इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का कुछ पार्ट वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र करती है तो ओके, नहीं करने पे जो भी अमाउंट लास्ट में बचेगा, इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद में जो भी अमाउंट रिमेनिंग रहेगा वो जो भी फर्म के पार्टनर्स हैं उनके PSR में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस में? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रेशियो में जो है वो सारा का सारा प्रॉफिट रिमेनिंग जो भी बचेगा, रिमेनिंग कौन सा? ये सब ऐड करने के बाद और ये सब माइनस करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में PSR में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, हमने क्या लिखा है? A इज़ कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, B इज़ कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है आपको ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ के आए थे जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड रखा जाता है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है। याद आया होगा आपको, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड रखा जाता है तो उस केस में फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से? एक कैपिटल अकाउंट, फिक्स अगर कैपिटल मेथड है तो हम दो अकाउंट तैयार करते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है करंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स रहता है तो बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? करंट अकाउंट में। इस वजह से अगर फर्म ने जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया है तो जो अमाउंट होगी वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? करंट अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो ये कब होगा? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है
तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आती है यहाँ तक बात समझ में? तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन जो है तैयार किया जाता है। इसमें सारे एडजस्टमेंट हमने कौन कौन से किए हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में P&L से आने वाला प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स से रिलेटेड हैं वो एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व्स में अगर कुछ डालना है तो बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आता है? इन्हीं को एक बार एंट्री के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? CR। ठीक है। अच्छा, अब सोचिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। अगर खर्चा है तो हम खर्चे को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? DR। एक्सपेंसेस अगर DR होते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? DR। और इस इंटरेस्ट का पेमेंट किसको किया जाएगा? पार्टनर्स को। किसको किया जाएगा? पार्टनर्स को। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर्स को किया जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी बताया मैंने, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी फिक्स है तो करंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आती है बात समझ में? तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था इसलिए उसको DR किया, और जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स में। और क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो हम इसका क्या करेंगे? एंड ऑफ ईयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक समझ में आना चाहिए हमें। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो इसीलिए CR हो जाएगी। DR क्या करेंगे हम? डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। क्या बोला है कि डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक सबको समझ आता है? आगे चलते हैं। सैलरी, कमीशन या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो फर्म के लिए क्या है? वो एक्सपेंसेस है एक तरीके का, तो पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट क्या होगा हमारा? DR। और ये किनको दिया जाएगा? पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में एंड ऑफ ईयर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे चलेंगे। प्रॉफिट का अमाउंट हमने बोला था कि हम जो प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा है अगर फर्म चाहे तो वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। जो भी इनका पार्ट होगा, जो जिसे भी अकॉर्डिंग फर्म ने डिसाइड किया होगा, तो कैसे ट्रांसफ़र करेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व अकाउंट। ये क्या है? जो प्रॉफिट्स है उसका कुछ हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब क्या होगा? लास्ट में जो बैलेंस बचता है, एंट्री फॉर प्रॉफिट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स। क्या बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है और उनको अगर हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब यूज़ होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड हमने यूज़ किया होगा। ठीक है। और इन केस ऑफ लॉस, यानी कि अगर डेबिट बैलेंस बचता है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था, अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो क्या करेंगे हम? ये जो एंट्री की हमने AC की जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने? कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको डेबिट करके अकाउंट बंद करेंगे, और क्योंकि वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ होना है? पार्टनर्स के अकाउंट में, तो पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं, और अगर दिया है तो फिर फिक्स मानना पड़ेगा, और उस केस में हमको जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा? करंट अकाउंट में। क्लियर होती है यहाँ तक बात? चलो जी, लास्ट हम देख लेते हैं P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमने अभी बोला कि ट्रेडिंग P&L फर्म भी तैयार करती है, जैसे सोल ट्रेडर ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार करता है उसी अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाती है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फर्म को एक्स्ट्रा बनाना होता है। ठीक है। क्यों बनाती है P&L एप्रोप्रिएशन फर्म? क्योंकि जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे, उनके खर्चे, उनकी इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ एडजस्ट होंगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आता है सबको? तो देखते हैं P&L अकाउंट।
It is prepared after trading account and hence starts with gross profit disclosed by trading account. P&L अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में तैयार किया जाता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट. तो इस वजह से P&L अकाउंट किससे स्टार्ट होता है? ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है. ठीक है. जबकि P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट के बाद में तैयार किया जाता है. इसीलिए कहाँ से शुरू होता है ये? नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय P&L अकाउंट. क्लियर होती है यहाँ तक बात? आगे चलते हैं. P&L अकाउंट जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस निकालना. नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असर्टेन करना, ये P&L अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. जबकि P&L एप्रोप्रिएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जो प्रॉफिट आए हैं P&L अकाउंट से, जो हमने प्रॉफिट निकाले हैं कैलकुलेट करके, वो प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. जो भी एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, याद रखिएगा, P&L अकाउंट में जिन एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है वो एक्सपेंसेस जो हैं वो एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है. इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट अभी मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब कि आपकी फर्म में या आपके जो भी बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उन एक्सपेंसेस को पेमेंट करना ही पड़ेगा. समझ रहे हैं? आपकी फर्म, आपकी बिज़नेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी सिचुएशन हो, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लिया बैंक से लोन लिया था. क्या किया था? बैंक से लोन लिया था. तो बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो आपको करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉफिट होगा तो ये आप बैंक लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, ऐसा नहीं होता है. आती बात समझ में? तो जो P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जबकि जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. यानी कि अगर प्रॉफिट होंगे तभी आपको उनको पेमेंट करना है. अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं, आपको लॉस हो जाता है किसी ईयर में, तो उस केस में आपको उन एक्सपेंसेस को डेबिट करने या फिर उनको पेमेंट करने की नीड नहीं होती है. समझ आती है यहाँ तक बात? चलो जी. P&L अकाउंट जो है उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है. P&L अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है. ठीक है. आगे चलते हैं. नोट प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. P&L अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है क्या? नहीं जी. पार्टनरशिप कोई भी डीड या उस एग्रीमेंट पे नहीं बनता, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन बनता है. मैचिंग प्रिंसिपल P&L में फॉलो किए जाते हैं, जबकि इसमें फॉलो नहीं किए जाते हैं. क्या बोल रहे हैं हम? मैचिंग प्रिंसिपल P&L अकाउंट में तो फॉलो करते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में फॉलो हमको नहीं करने होते हैं. ठीक है. चलिए जी. तो यहाँ तक हमको P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. हाँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, उनको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं. चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स. एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स. ऐसे एक्सपेंसेस जिनको प्रॉफिट से डिडक्ट करना ज़रूरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं. कहाँ डेबिट होते हैं वो? P&L अकाउंट में. ठीक है. नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, इवन प्रॉफिट और लॉस. अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इन खर्चों को चार्ज करना ही करना पड़ेगा. आपके पास कोई चॉइस नहीं है. ठीक है. इनका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लिया अगर किसी पार्टनर से कोई बिल्डिंग रेंट पे लेकर के हम बिज़नेस चला रहे हैं. ठीक है. तो रेंट का पेमेंट हमको करना पड़ेगा उस पार्टनर को. ठीक है. एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. मान लिया A, B और C 3 पार्टनर थे. इनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी. वो अपनी फर्म को कैसे चलाएंगे? अगर कोई बिल्डिंग नहीं है उनके पास तो अपनी फर्म कैसे कैरी ऑन करेंगे वो? तो क्या हुआ, A ने बोला कि उसके पास में एक बिल्डिंग थी जो फ्री थी. तो उसने बोला कि हम इसको हमारी जो बिज़नेस है हम इसको रेंट पे ले लेते हैं. रेंट पे लेंगे तो ये बिज़नेस की फर्म रेंट पे लेनी होगी ना. ये वाली जो फर्म है, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को फर्म ने रेंट पे लिया है. अगर बिल्डिंग को फर्म ने रेंट पे लिया है तो उस रेंट का पेमेंट किसको किया जाएगा? A को, यानी कि पार्टनर को.
तो ये रेंट अगर मान लो हम पार्टनर्स में से किसी ने बिल्डिंग नहीं दी होती, हम किसी तीसरे मतलब आउटसाइडर के थ्रू जो है उस बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं, तो भी उस रेंट का पेमेंट तो करना पड़ता ना। क्या बोला मैंने, ए बी सी थे, ए की एक बिल्डिंग थी जिसको फर्म ने रेंट पे लिया है, ठीक है। अगर फर्म ने रेंट पे लिया है तो अगर एक ही बिल्डिंग नहीं होती, किसी आउटसाइडर की बिल्डिंग हम रेंट पे लेते तो उस रेंट का पेमेंट उसको करना पड़ता या नहीं करना पड़ता। तो वो क्या हो जाता हमारे लिए कंपलसरी पेमेंट, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उस केस में हमको पेमेंट करना ही पड़ता। इस वजह से जो पार्टनर ने बिल्डिंग रेंट पे दी है तो उसको अगर हम कोई रेंट का पेमेंट करते हैं तो वो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उस रेंट का उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी आपका कंपलसरी एक्सपेंसेस है कि आपको उसको P&L में डेबिट करना ही करना पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आता है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आगे चलते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या यूज़ किया था हमने, डिडक्ट करने होते हैं हमको खर्चे, तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो एप्रोप्रिएशन की नीड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ETC। P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली हर चीज़, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी कुछ आता है वो सब आपको एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा, और वो एप्रोप्रिएशन है तो इस वजह से प्रॉफिट होगा तो ही आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं तो वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आता होगा। तो इसके आगे का जो है हम बाद में देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।